नमस्कार दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का यह हमारा लेक्चर नंबर 28 है और आज हम लोग रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। देखिए, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल रहा है वह एक लंबा दौर तक चला। 1947 में जाके हमें आज़ादी मिलती है और इस आज़ादी के पहले हमारे समाज के, हमारे वर्ग के, हमारे देश के हर तरीके से हर लोगों ने अपना अपना समर्थन दिया है। हमने पहले देखा कि आदिवासियों का आंदोलन होता है, उसके बाद हमने देखा कि मॉडरेट अपना आंदोलन करते हैं, फिर एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, वो भी अपना आंदोलन करेंगे, फिर गांधी का आगमन होता है, फिर उसके बाद देखेंगे पटेल आते हैं, सुभाष चंद्र बोस आते हैं, जवाहरलाल नेहरू आते हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, तमाम तरीके का लोग हैं और हर लोग अपना अपना संघर्ष अपने हिसाब से करता है। देखिए, और सबकी जो एम है, सबका जो लक्ष्य है एक ही है कि हमको आज़ादी चाहिए। बस सोचने का तरीका और एक्शन का तरीका, इनका एक्शन जो इनका हो रहा है सब अलग अलग है, लेकिन इन सब का जो लक्ष्य है एक ही है। तो उसी में आज हम देखेंगे रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन बनेंगे जो भारत को आज़ादी दिलाने के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, गांधी सबसे बड़े लीडर हैं, ये बात सही है, और आज़ादी तक गांधी जिंदा रहते हैं। उनके उत्तराधिकार नेहरू हैं और नेहरू को माना जाता है कि नेहरू जो आफ्टर इंडिपेंडेंस में जो भारत का आर्किटेक्चर उनको माना जाता है। और जो पटेल हैं, पटेल को माना जाता है कि जो जितने प्रिंसी स्टेट थे सबको एकजुट करने का कार्य किया। देखिए, ये सब जो नेता हैं ये आज़ादी के बाद तक जीवित रहे और इन्होंने अपने आज़ादी के बाद भी योगदान दिया, पहले भी योगदान दिया। लेकिन जो आज़ादी दिलाने के पहले जो मर गए या जो फांसी पे लटक गए या जिनको फांसी लगा दिया गया, उनका भी योगदान किसी भी मायने में इन लोगों से कमतर नहीं कहा जा सकता है। तो हम आज उन्हीं क्रांतिकारी को देखेंगे जो भारत माँ की आज़ादी के लिए अपने जान को भी न्यौछावर कर दिए और उन्होंने लोगों में एक जान फूंकी कि हमें आज़ादी के साथ जीना है, आज़ादी के साथ मरना है, हमें अपनी जान से प्यारा हमें आज़ादी है। तो यही सब विचारधारा था इनका, और इनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग था, क्योंकि जो गांधी का था अहिंसा पे विश्वास था उनका। वो आंदोलन करते थे, धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे। लेकिन इन लोगों का जो क्रांतिकारी लोगों का था, ये ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ थोड़ा सा हिंसात्मक इन लोगों का आंदोलन होता था और ये शस्त्र के साथ भी, ये गोली बारूद चलाने में भी थोड़ा सा माहिर आदमी थे। चूँकि ये लोग सभी यंग लोग थे तो इनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग था। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। सबसे पहले अगर हम इनके बारे में देखें तो रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक तो कुछ जो संगठन था उस समय, कुछ संगठन हम देखते हैं कि भारत में बना है, यह संगठन कुछ भारत में बना है, कुछ संगठन देखेंगे हम भारत से बाहर बना है। आज हम दोनों को देखेंगे। पहले हम इसकी बात करेंगे जो संगठन भारत में बना है। अब जो भारत में जो संगठन बना है यह दो फेज में बना है। ऐसा नहीं कि सारा एक ही बार में बन गया। एक पहला फेज इनका आता है 1905 से 15 तक और दूसरा फेज आएगा 1923 से 34। अब देखिए यह दो फेज क्यों आया। 1905 में एक्सट्रीमिस्ट जब आते हैं, जब बंगाल में विभाजन होगा, उसके बाद हम बताए थे, बंगाल विभाजन के बाद हमने आपको बताया था कि उसमें एक बहुत बड़ा लोगों में रोष होगा और बंगाल विभाजन को लेकर आंदोलन होगा। तो उसमें एक्सट्रीमिस्ट होंगे, वो बहुत उग्र हो जाएंगे और वो तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। तो एक फेज़ इनका ये होगा। और 15 के बाद हम देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा 15 मतलब 16-17 तक होम रूल का माहौल बना रहेगा, तब तक ये एक्टिव रहेंगे। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने 1919 के बाद जब दमन करेगा तो वहाँ पे थोड़े शांत हो जाएंगे। तो इनका 10-15 साल का टाइम पीरियड रहेगा, खूब तेज़ इनका ग्रो होगा। फिर यहाँ पे जब गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेंगे 21-22 के टाइम में, तब वहाँ पे इन लोगों में निराशा जगेगी और फिर वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट आएंगे और अपना अपना कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और फिर वहाँ से काम करेंगे। इन दोनों फेज़ में जितने ऑर्गेनाइजेशन बने हैं और जो भी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हम सारा को आज डिटेल में देखेंगे। तीसरा अगर हम बात करें भारत से बाहर कौन ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, तो एक कुछ बनते हैं लंदन में, कुछ बनता है यूएसए में,
अफ़गानिस्तान का भी कहीं हम जिक्र करेंगे और जर्मनी का भी जिक्र करेंगे। जितने भारत से बाहर जितने ऑर्गेनाइजेशन बने हैं उन सारा का हम बात करेंगे और जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये यही हमारा पढ़ने का तरीका होगा। चलिए थोड़ा हम स्टार्ट करते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये क्रांतिकारी संगठन बन रहे हैं, इसका कारण क्या है। इसके पीछे बहुत सारा कारण है। इसके पीछे तो सबसे बड़ा राजनीतिक कारण है कि जो मॉडरेट है, जैसा हमने बताया कि मॉडरेट की जो राजनीति है वो धरना प्रदर्शन आंदोलन पे है। और इनका है कि आप धरना प्रदर्शन आंदोलन मत करिए, आप सीधे उनसे डायरेक्ट एक्शन लीजिए, आप उनसे सीधे बात करिए। नहीं मानते हैं तो उनको लड़ाई करिए उनसे और गोली मारिए। एक गोली भी मारेंगे, एक दो लोगों को एक गोली भी मारेंगे, उनकी हम चर्चा करेंगे। इनका काम करने का तरीका थोड़ा जो है मतलब थोड़ा उग्र तरीके से काम करेंगे। और इसके पीछे सिर्फ राजनीतिक कारण नहीं है, ये बहुत विद्वान लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है बंदूक चला रहे थे कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये बहुत विद्वान लोग हैं। ये बहुत आर्टिकल लिखेंगे, गांधी आर्टिकल लिखेंगे, साथ में ये भी आर्टिकल लिखेगा लोग। ये लोग काफ़ी विद्वान हैं। और ये सब इनके पीछे आर्थिक कारण ये है कि उसमें देखेंगे बहुत महामारी फैल रही है, प्लेग फैल रही है, अकाल आ रहा है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। इन सब चीज़ों से ये मुद्दे उठाएंगे और बोलेंगे इसके सब जिम्मेदार अंग्रेज़ हैं। और जब तक अंग्रेज़ रहेंगे तब तक यही कंडीशन रहेगा, इसलिए अंग्रेज़ों को भगाओ। और ये 2-4 अंग्रेज़ों को गोली भी मारेंगे डराने के लिए, धमकाने के लिए। तो ये सब इनका योगदान है। साथ में एक थिंकर, इसमें काफ़ी लोग थिंकर होंगे, तो ये अपना आर्टिकल के थ्रू लोगों को अवेयर करेंगे और अपने भी अवेयर होंगे और काफ़ी लोगों में लोकप्रिय हो जाएंगे। चलिए थोड़ा सा हम इनको आज डिटेल में देखते हैं। चलिए पहला संगठन हमारा बनेगा, ये होगा मित्र मेला। अब मित्र मेला जो संगठन बनेगा यह बनेगा 1899 में। देखिए कई बार ये पूछा जाता है कि मित्र मेला, देखिए इस जो टॉपिक है इस टॉपिक से 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, या तो ऑर्गेनाइजेशन से बनेगा नहीं तो पर्सनालिटी से बनेगा। बस 2 ही टाइप का क्वेश्चन बनता है और हम लगभग सारे क्वेश्चन को इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हम सारे के बाद देखेंगे। एक मित्र मेला संगठन बनेगा 1899 में। इसको बनाएगा कौन? इसको बनाएगा वीडी सावरकर और साथ में रहेंगे गणेश सावरकर। आप एक चीज़ ध्यान देंगे, कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसमें एक आदमी तो होगा नहीं। बहुत कम ही ऑर्गेनाइजेशन होता है कि एक आदमी होता है, बाकी सब में तो बहुत लोग होता है ना। अगर एग्ज़ाम में फाउंडर पूछेगा तो आप एक आदमी का नाम मारेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, जैसे यहाँ पे वीडी सावरकर हैं, ठीक है। अगर एसोसिएट पूछेगा तो एसोसिएट का मतलब एक आदमी तो होगा नहीं, कई लोग होगा। तो एसोसिएट में आप कभी भी पूरा ऑप्शन पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड उस टाइम में जो जो लोग भी होंगे उनका आप नाम है। तो अभी कभी भी आप ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र हो तो आप फाउंडर और एसोसिएट दोनों में थोड़ा सा अंतर देख लेंगे। अगर एक नाम पूछे तो वीडी सावरकर मारेंगे, और अगर आप ऑप्शन में कहीं गणेश सावरकर दिया हो तो बीपीएससी के थ्रू आप ऑप्शन ई पे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका आंसर ज़्यादातर वीडी सावरकर होता है, क्योंकि हर जगह तो 4 ही ऑप्शन होता है, 1 नंबर पे वीडी सावरकर होंगे। अब वीडी सावरकर क्या करेंगे, ये 1904 में जो मित्र मेला बना है 1899 में, उसी का नाम बदल देंगे। उसी के 200 सदस्य, मतलब ये मित्र मेला के 200 सदस्य 1904 में क्या करेंगे, एक संस्था बनाएंगे। मतलब संस्था यही है, इसी का नया नाम रख देंगे और इसका नाम रखेंगे अभिनव भारत। अभिनव भारत संस्था बना देंगे। यह संस्था बनेगा कहाँ पे? नासिक। नासिक महाराष्ट्र में यह संस्था बनेगा, ठीक है। देखिए यह जो क्वेश्चन है ना, अभिनव भारत संस्था किसने बनाया? वीडी सावरकर। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ये कब बना है ये भी पूछा गया है। इसकी पहले की जो संस्था कौन थी, मित्र मेला था। तो ये सब पूछा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसको थोड़ा याद रखेंगे। अब जो सावरकर हैं, सावरकर पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का जो टॉपिक है उसमें आपको बहुत सारे पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ना है, लेकिन सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक अगर कोई है तो ये वीडी सावरकर हैं। इनके बारे में बहुत सारा कंट्रोवर्सी है। अगर इनकी आइडियोलॉजी पे बात करें तो एक लेक्चर इस पर हो सकता है,
लेकिन आज हम उसकी बात नहीं करेंगे। आज हम वही बात करेंगे जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, हालांकि यह टॉपिक अगर टाइम होता तो हमारे हिसाब से पढ़ाने के लिए एक लेक्चर इसमें होता भारत में जो क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा लेक्चर हम लेते भारत से बाहर जो ऑर्गेनाइजेशन है, तीसरा इस पे लेक्चर होता एक सावरकर पे, इनकी आइडियोलॉजी क्या है। और सावरकर की जब बात होगी तो वाजपेयी की बात होगी, वाजपेयी के सावरकर से क्या रिलेशन रहा है, मतलब उनका क्या थॉट है वो भी बात होगी। वर्तमान सरकार की कुछ बातें होगी। अभी 2 महीना पहले सावरकर पे एक बुक आई है, उससे बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था। वो बुक बहुत पतली सी बुक है, गांधी स्मृति करके एक संस्था है गांधी जी का, उसी संस्थान से निकला है। अच्छी बुक है, लेकिन थोड़ा सा फैक्चुअल उसमें कुछ ऐसा है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया था। अभी 2 महीना पहले बुक आया है। तो एक सावरकर पे एक लेक्चर होता और एक लेक्चर इसमें होता भगत सिंह पे। मतलब अगर इत्मीनान रहे तो 4 लेक्चर का यह टॉपिक है, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है, इसीलिए हम एक लेक्चर में सारे चीज़ों को कंक्लूड करेंगे। लेकिन यह 2 लेक्चर कभी ना कभी इन फ्यूचर हम लेके आएंगे ज़रूर, सावरकर का जो आइडियोलॉजी है उस पर और भगत सिंह का जो आइडियोलॉजी है उस पर, चूँकि बहुत अच्छा है। मेंस के लिए आपको जानना ज़रूरी है, ये जानना चाहिए। आपको प्रीलिम्स में सब काम नहीं आएगा, लेकिन मेंस में काम आएगा। तो हम इसको बाद में जब टाइम मिलेगा इसको करेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, हम छोड़ेंगे नहीं। तो इसको हम बाद में करेंगे। तो आज हम सावरकर का वहीं देखेंगे जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सावरकर का जो टॉपिक है बहुत कंट्रोवर्शियल है। जैसे ही आता है आप देखेंगे हर चुनाव में सावरकर आ जाते हैं, और सावरकर का जैसे ही टॉपिक आता है बहुत कंट्रोवर्सी और पूरा 2 नेशन थ्योरी वगैरह क्या क्या, मतलब पूरा हिस्ट्री खंगाल लेते हैं लोग। सावरकर का वो अंबेडकर के क्या रिलेशन था, गांधी का क्या रिलेशन था, बहुत सारा है। इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, बाद में कभी करेंगे, लेकिन ये बहुत कंट्रोवर्सी में रहे हैं। तो एक इनकी बात हम बता देते हैं। एक हुआ था कि नासिक का एक कलेक्टर था, नासिक का डीएम था, उसकी हत्या होती है और कुछ क्रांतिकारी लोग उसकी हत्या करते हैं। और इसी हत्या में षड्यंत्र में सावरकर को गिरफ्तार किया जाता है और सावरकर को गिरफ्तार करके लंदन से लाया जाता है। हालांकि सावरकर बंदूक से गोली नहीं मारे थे, सावरकर को बंदूक चलाने नहीं आती थी, वो एक सिंपल आदमी थे। लेकिन उनका हाथ ये रहता है कि वहाँ से जो बंदूक आया है उस बंदूक को भिजवाने में सावरकर का योगदान रहा है। तो षड्यंत्र में कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से सावरकर फंसते हैं। और उनको जब लंदन से लाया जाता है, इंग्लैंड से जब इनको लाया जाता है भारत, तो बीच में एक फ्रांस का पोर्ट है, मतलब बंदरगाह है, वहाँ पे जब शिप रुकने वाला होता है तब तक वहाँ से कूद जाते हैं। और कूद के वहाँ से वो मतलब अंग्रेज़ों के चंगुल से छूटने का प्रयास करते हैं। इनका 2 मकसद है छूटने का। पहला तो एक मकसद है कि अगर अंग्रेज़ों से हम छूट गए तो हम भाग जाएंगे, इनके चंगुल से निकल सकते हैं। दूसरा एक मकसद था कि फ्रांस में उसमें एक कानून था, उसमें कानून था कि अगर फ्रांस की धरती पे कोई व्यक्ति है तो उसको विदेश का आदमी गिरफ्तार नहीं कर सकता, फ्रांस की पुलिस ही गिरफ्तार करेगी। तो अगर ये सोचे, वीडी सावरकर सोचते हैं कि अगर हम फ्रांस के धरती पे कूद के पहुंच जाते हैं तो इस नियम के थ्रू हमको ब्रिटिशर्स गिरफ्तार नहीं कर पाएंगे और हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाके अपनी मतलब अपनी अर्जी दाखिल कर सकते हैं, वहाँ से हम जीत सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ब्रिटिशर्स फिर भी वहाँ से पकड़ लेते हैं और जब ये अपील करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट में तो इनके अपील को खारिज कर दिया जाता है। हालांकि इनका दिमाग अच्छा लगाए थे, लेकिन दोनों कंडीशन इनके फेवर में नहीं रहा, तो इनको फिर वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको पकड़ के फिर भारत लाया जाता है। और भारत लाने के बाद इनको अंडमान जेल में, वो सेलुलर जेल जो है वहाँ पे सज़ा हो जाती है यहाँ पे। फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी होती है कि लेटर लिखते हैं, पिटीशन लिखते हैं कि हमको छोड़ा जाए, और फिर उनको बाद में छोड़ दिया जाता है। और यहीं से सारा कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है। तो इन पर हम बात नहीं करेंगे, इस पर डिटेल में बाद में बात होगी। ये नासिक षड्यंत्र का जो डीएम का हत्या हुआ था, इसी से इनका कुछ इनडायरेक्ट रूप से संबंध था। जब इनको इंग्लैंड से भारत लाया जाएगा तो ये जिस जहाज़ से आएंगे उस जहाज़ का नाम है SS मोरिया, SS मोरिया जहाज़। देखिए, गांधी किस जहाज़ से गोलमेज सम्मेलन में गए हैं, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, ये पूछा हुआ है। क्या पता अभी बड़ा इन पे चर्चा हो रही है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सके, तो आप इसको याद रखेंगे। SS राजपूताना जहाज़ गांधी का था और SS मोरिया जहाज़ इनका है, सावरकर का है। तो बस इनके बारे में इतना ही है।
साथ में अगर सावरकर का बात हो रहा है तो थोड़ा सा इनका जो संबंध था आरएसएस से इनका संबंध था। आरएसएस की हम बात कर लेते हैं, जिसका भी बहुत बोलबाला भी है देश में। आरएसएस का जो संस्था बना था 1925 में, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? नागपुर में। और इसके पहले जो हेड थे, संघ संचालक इनको कहा जाता है, इनका नाम था केशव बलिराम हेडगेवार। ठीक है। और आप जो भी विद्या मंदिर से पढ़े होंगे आप देखेंगे जो विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का जो भी बुक वगैरह आता है, चाहे कुछ आता है, तो यहीं केशव बलिराम हेडगेवार का फ़ोटो वहाँ पे बना रहता है। आप लोग रिलेट कर पाएंगे अच्छे से। अगर महाराष्ट्र की बात हो रही है तो थोड़ा सा यहीं पे हम तिलक की बात कर लेते हैं। तिलक बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं और तिलक जो हैं एक इनको भी जेल होगा। इनको किस तरीके से जेल होगा? 1897 में एक घटना होगी। चापेकर बंधु जो हैं, चापेकर बंधु हैं, ये पुणे का जो एक दो अधिकारी होंगे, पुणे में दो अधिकारी होंगे, एक रैंड, इसका नाम है कैप्टन रैंड, और लेफ्टिनेंट आयस्ट। हालांकि इस टॉपिक को हमने पहले बताया, फिर भी आज बता देता हूँ। पुणे में एक अधिकारी होंगे, प्लेग अधिकारी, वहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर प्लेग फैला है, महामारी आया है, उसमें दो अधिकारी उसको कंट्रोल कर रहे हैं। उसमें एक का नाम है रैंड और दूसरा का नाम है लेफ्टिनेंट आयस्ट। ये दोनों बहुत लापरवाही करेंगे और ये चापेकर बंधु बहुत नाराज़ होंगे, और नाराज़ होंगे तो इन दोनों को क्या करेंगे? गोली मार देंगे। ये दोनों गोली मार देंगे। अब जब अंग्रेज इनको पकड़ेंगे, चापेकर बंधु को पकड़ेंगे, इन पे सज़ा होगी, लेकिन इन कहा जाएगा कि जो षड्यंत्र रचा गया है उसमें तिलक का भी योगदान है, इसमें तिलक को भी फंसाया जाएगा और तिलक पर 124A धारा चलेगा। यह राजद्रोह की धारा होती है और तिलक को 18 माह की कैद होगी। 18 माह की कैद होगी। और वहीं तिलक जब इस कैद से बाहर निकलेंगे, इसी घटना में लोग इनको लोकमान्य की उपाधि देगा। लोकमान्य, बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक का इनको कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि किस घटना के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई, तो आप ये सारा घटना याद रखेंगे। 1897 में घटना होती है, उसके बाद इनको जेल होती है, जेल से बाहर ही निकलते हैं, तो वो सारी जो टाइमिंग है उसी टाइम में इनको लोकमान्य की उपाधि दी जाती है। तिलक के बारे में एक दो बात और हम देख लेते हैं। यह एक संस्था बनाएंगे, इनकी संस्था का नाम है लाठी क्लब। लाठी क्लब संस्था है। लाठी क्लब नाम से लग रहा है कि मारने तोड़ने वाला है, उस टाइप से नहीं है। इस संस्था का नाम होगा कि महाराष्ट्र में गणपति पूजा और शिवाजी महोत्सव जो होता था उसको धूमधाम से मनाया जाए, और इसी से रिलेटेड था। तो आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि लाठी क्लब जो है किसने बनाया था, तो मतलब इसके स्थापना किसने किया था, तो इसका आप आंसर देंगे तिलक। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कुछ संस्था है, जैसे एक युगांतर पार्टी संस्था बना है। यह युगांतर पार्टी जो है इसको बनाया है जतीन्द्रनाथ मुखर्जी। इनको बाघा जतीन भी कहते हैं, बाघा जतीन कहते हैं। और यह एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बाघा जतीन के नाम से कौन संबंधित है, तो जतीन्द्रनाथ है। ठीक है, यह जतीन्द्रनाथ जो है ये विवेकानंद और अरविंद घोष इन दोनों के शिष्य रहे हैं और इनके विचारधारा को फॉलो करते हैं। तो हालांकि प्रीलिम्स में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि युगांतर पार्टी की स्थापना किसने की? जतीन्द्र मुखर्जी, जिन्हें बाघा जतीन कहा जाता था। एक अनुशीलन समिति बना है। देखिए अनुशीलन समिति जो है इसको बनाते हैं पी मित्रा, और साथ में इनके रहते हैं वारिंदर घोष हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन है, पहला ऑप्शन आपका होगा पी मित्रा। अगर पी मित्रा नहीं रहे तो कई जगह वारिंदर घोष को भी सही माना जाता है, लेकिन अगर दोनों रहे तो आप बीपीएससी के थ्रू ऑप्शन ई पे जा सकते हैं, या बीपीएससी यहाँ पे जो मन करे कर सकता है। ठीक है,
हर जगह तो 4 ऑप्शन होता है, तो पहला ऑप्शन पी मित्रा का होता है, और अगर पी मित्रा नहीं है तो कई बार बारिंदर घोष सही हुआ है। अब देखिए बीपीएससी जब से लाया तब से तो ये पूछा नहीं है, तो क्या कहा जाए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन ई जाना चाहिए। ठीक है, आप याद रखेंगे थोड़ा। अब कहाँ बना है, तो ये 3 जगह बना है, लेकिन आप जनरली याद रखेंगे बंगाल, क्योंकि एक बना है मिदनापुर में और एक बना है ढाका में। तो मिदनापुर तो ऑलरेडी बंगाल में है, एक बना है कलकत्ता में तो ऑलरेडी बंगाल में है, दूसरा बांग्लादेश में ढाका में है, तो ढाका वाला तो पूछेगा नहीं। ठीक है, तो आप अगर अनुशीलन समिति पूछे तो बंगाल ही मारेंगे। और 3 जगह तीनों अलग अलग लोग बनाए हैं, लेकिन कभी भी एग्ज़ाम में पी मित्रा वाला संस्था ही पूछता है, यही ज़्यादा फेमस है। बाकी ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम उतना ही याद करें जो हमारे लिए संभव हो सके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक है बर्रा डकैती कांड। बर्रा डकैती कांड के बारे में कहा जाता है कि यह पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य माना जाता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य कौन कांड था, तो आप याद रखेंगे बर्रा डकैती कांड था। ये बंगाल में हुआ था और बंगाल के पूर्वी बंगाल के ही इलाके में हुआ था। तो आप ये भी याद रखेंगे पूर्वी हुआ था कि पश्चिमी हुआ था। बीपीएससी आजकल इस टाइप से क्वेश्चन पूछा है, जैसे एक रोहतांग दर्रा वाला पूछा था ना कि पूर्वी हिस्से में है कि पश्चिमी हिस्से में है। एक सैन फ्रांसिस्को जो गदर आंदोलन वाला पूछा है वो भी पूछा हुआ है कि यूएसए के पूर्वी पार्ट में कि पश्चिमी पार्ट में। तो आप थोड़ा सा लोकेशन भी याद रखेंगे यहाँ पे। इसके लीडर कौन है? इसके लीडर है पुलीन बिहारी दास। पुलीन बिहारी दास। देखिए इस ऑर्गेनाइजेशन में आपसे सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन पूछता है और उसका नाम पूछता है, या तो पर्सनालिटी दे देगा और बोलेगा यह किससे संबंधित है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो आपका पढ़ने का भी तरीका यही होना चाहिए। अब देखिए एक घटना है आपको 1908 की, बर्रा डकैती कांड 1908 में होता है। और 1908 में ये घटना होती है मुजफ्फरपुर बम केस। और मुजफ्फरपुर बम केस को हम यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि उसको हमने मॉडर्न हिस्ट्री में कवर कर दिया है, बिहार हिस्ट्री में भी आपको कवर कराया गया है और टेस्ट के मार्फत भी उसको बड़े अच्छे से कवर कराया गया है। तो उसको हम यहाँ पे नहीं करा रहे हैं, आप उसको रिलेट कर लेंगे अपने नोट से। एक यहाँ पे घटना होगी अलीपुर षड्यंत्र केस। ये अलीपुर षड्यंत्र केस क्या है? अलीपुर में हम देखेंगे कि अरविंद घोष और साथ में है इनके वारेंद्र घोष। ठीक है, इन दोनों का इसमें इन दोनों को फंसाया जाएगा। इसमें टोटल 39 लोग गिरफ्तार होंगे जिसमें 17 को सज़ा हो जाएगी। अब एक कारण क्या है? अगर हम कारण की बात करें तो अवैध हथियार मतलब अलीपुर में अवैध हथियार रखने के आरोप में कुछ लोगों को अंग्रेज़ों ने पकड़ा, जिसमें 39 लोग पकड़ाए हैं, 17 लोगों पे सज़ा होगा। इसमें सबसे मुख्यतः जो लीडर होंगे अरविंद घोष और वारेंद्र घोष होंगे। लेकिन अब इसमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है? एग्ज़ाम में क्वेश्चन अरविंद घोष से आता है। इसमें अरविंद घोष की जो बचाव करते हैं, जो वकील रहते हैं, इनके वकील रहते हैं CR दास, चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास उस समय एड़ी चोटी के जोड़ लगाएंगे, कहा जाता है कि मतलब बहुत मेहनत करेंगे और अपने दलीलों से अरविंद घोष का बचाव करेंगे। और इनकी बचाव करेंगे CR दास। यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है कि CR दास किसका बचाव करते हैं अलीपुर षड्यंत्र में, चाहे अरविंद घोष का बचाव अलीपुर षड्यंत्र मामले में कौन वकील करते हैं, तो CR दास होगा। आप इसे याद रखेंगे। और CR दास के अरविंद घोष के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका एक थ्योरी है, इनके थ्योरी का नाम है निष्क्रिय विरोध। हालांकि पहले तो बहुत बड़े क्रांतिकारी रहेंगे, लेकिन बाद में जब इनको सज़ा होगी, जेल जाएंगे, जेल से वापस आएंगे, तो ये बहुत मतलब क्रांतिकारी, ये लिखने पढ़ने में इनकी रुचि हो जाएगी फिर। और इनका एक थ्योरी है निष्क्रिय विरोध। और ये कहेंगे, ये निष्क्रिय विरोध कब बताएंगे? ये एक बुक लिखेंगे वंदे मातरम।
वंदे मातरम एक पुस्तक लिखेंगे, उसी में अपने थ्योरी का जिक्र करेंगे और थ्योरी रहेगा इनका निष्क्रिय विरोध। उसमें कहेंगे अंग्रेज़ों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए वगैरह वगैरह ये बातें लिखेंगे और कहेंगे वो जब तक है भारत में मतलब एजुकेशन नहीं हो सकता है, कुछ भी अगर विकास का काम नहीं हो सकता है। यही इनका थ्योरी है जो वंदे मातरम बुक में ये लिखते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वंदे मातरम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, अरविंद घोष के द्वारा, या पूछा जा सकता है कि निष्क्रिय विरोध जो अरविंद घोष का थ्योरी है किस बुक में लिखा गया है, तो वंदे मातरम बुक में लिखा गया। तो ये सब थोड़ा सा फैक्ट आप याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये देखिए अब मज़ेदार टॉपिक आने वाला है आपका, HRA है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, और यह जितना इम्पोर्टेंट मान लीजिए उतना कम है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। HRA बनता कब है? HRA 1924 में बनेगा, यह कानपुर में बनेगा, ठीक है। इसको बनाने वाले कौन है? इसके अगर हम संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक हैं सचिंद्र सान्याल, ठीक है। सचिंद्र नाथ सान्याल भी है, सचिंद्र सान्याल भी है, तो दोनों नाम है। तो सचिंद्र सान्याल इसके संस्थापक होंगे, यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसके जो सदस्य की बात करें तो इसके सदस्य में होंगे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। देखिए कितने क्रांतिकारी लोग इसके सदस्य बनेंगे। और यहीं से क्रांतिकारी का देखेंगे हम सेकंड फेज स्टार्ट होगा। और देखिए ये क्या करेंगे, यह HRA जो होगा, HRA एक संस्था है जो 1924 में बनती है कानपुर में, संस्थापक सचिंद्र सान्याल हैं। तो यह HRA क्या करेगा, एक काकोरी षड्यंत्र करेगा। और यहाँ पे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, काकोरी षड्यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं ये है क्या। काकोरी षड्यंत्र होगा 9 अगस्त 1925। आप इस डेट को पूरा कंठस्थ याद कर लेंगे, यह डेट कई बार पूछा गया एग्जाम में। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र होगा। ये होगा क्या, एक ट्रेन है, ट्रेन का नाम याद रखेंगे 8 डाउन, सहारनपुर, लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। यह ट्रेन आ रही होती है और इस ट्रेन को काकोरी जगह पे एक गांव है, उस गांव में इन लोगों ने रोक के और उस ट्रेन में डकैती की और उसमें जो भी मतलब सामान था, हथियार था, जो भी था, ये लोग लूट लेते हैं। और इसी घटना को हम काकोरी षड्यंत्र कहते हैं। इसमें टोटल 29 लोग गिरफ्तार किए जाते हैं। देखिए यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं, 29 है कि 30 है 25 है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें पकड़े कौन कौन से लोग जाते हैं। इसमें पकड़ाएंगे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी हैं। इन सबको फांसी होगी। देखिए इन सबको पकड़ के फांसी लगाई जाएगी और इसमें से एक होंगे चंद्रशेखर आज़ाद। ये भाग निकलेंगे और चंद्रशेखर आज़ाद का रिकॉर्ड रहा है कि कभी भी अंग्रेज़ों से पकड़े नहीं गए हैं। इनके बारे में हम आगे में डिटेल बात करेंगे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं इनको फांसी लगेगी कहाँ पे लगेगी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी लगाया जाएगा गोरखपुर जेल में। अशफाक उल्ला को फांसी लगाया जाएगा फैज़ाबाद के जेल में। रोशन सिंह को फांसी लगेगा इलाहाबाद के जेल में। और राजेंद्र लाठी को फांसी लगेगा गोंडा के जेल में।
देखिए सारा याद करना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, देखिए राम प्रसाद बिस्मिल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, गोरखपुर जेल में इनको फांसी लगते हैं, यह आप याद रखेंगे। आपके लिए यह जरूरी है, काकोरी षड्यंत्र जो है 9 अगस्त 1925 को हुआ है। ये ट्रेन का नाम है, आप याद रखेंगे, सहारन लखनऊ पैसेंजर जो ट्रेन है उसको लोग काकोरी स्टेशन पे रोकते हैं। एक काकोरी गांव है, वहीं पे लोग रोकते हैं और वहाँ पे लोग ट्रेन में लूटपाट करते हैं। और वहाँ पे जो भी, क्योंकि देखिए इनको पैसा तो चाहिए कहीं से, कौन देगा, तो ये लोग अंग्रेज़ों का ही संपत्ति को तो लूट रहे हैं। जो ब्रिटिशर्स हैं वो ट्रेन के मार्फत अर्निंग कर रहे हैं, यहाँ से पैसा कमा रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं और ब्रिटेन भेज रहे हैं। तो वही ये चाह रहे हैं कि पैसा ब्रिटेन नहीं जाए, हम लोग लें, इसलिए ट्रेन को लूटेंगे। और राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी को यहाँ पे फांसी लगाया जाएगा और चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से भाग निकलेंगे। अब थोड़ा सा और फैक्ट 2-4 इसमें इम्पोर्टेंट है। जो इस घटना का सरकारी वकील है, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि सरकारी वकील कौन था, तो जगत नारायण मुल्ला जो था जगत नारायण मुल्ला जो सरकारी वकील था उसका नाम था। और जो ये 4-5 लोग जो अभियुक्त था, ये लोगों के लिए जो वकील थे, इनके बहुत छोटे छोटे वकील थे, क्योंकि इनके पास तो न तो पैसा था, न इनका संपर्क उतना बड़ा था। और सबसे बड़ी बात थी कि जब ये कहते हैं अदालत में अपने बात को रखते हैं कि हमको वकील रखने के लिए ये बड़े वकील रखना चाहते थे, लेकिन कोर्ट ने इनको इजाज़त नहीं दी, तो इनको छोटे वकील रखना पड़ा और इस कारण से अपना केस वहाँ पे हार जाते हैं। क्योंकि देखिए केस लड़ने में और जीतने में वकीलों का बहुत बड़ा अपना रोल होता है। तो इनके बहुत छोटे छोटे वकील हैं, 3-4 वकील हैं, उनका नाम नहीं आता, ना हर चीज़ जानना ज़रूरी नहीं है और उनसे एग्ज़ाम में पूछा भी नहीं जाता है। लेकिन अभी एक और चीज़, एक कमेटी बना था इसका। जब एक घटना सारी हो जाती है तो एक मोतीलाल नेहरू कहा जाए तो कांग्रेस ने कमेटी बनाई मोतीलाल नेहरू के कहने पे, और एक कमेटी बनता है। कमेटी के जो हेड होते हैं गोविंद वल्लभ पंत के नेतृत्व में। और यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जो कमेटी बनता है उसको लीड कौन करते हैं, ठीक है। ये 2-4 घटनाएं हो गई। अब देखिए करंट में कुछ हुआ है, जो यह काकोरी षड्यंत्र है, इसका नाम बदल दिया गया है और नाम बदल के इसका रखा गया है काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है। ये जब 9 अगस्त की घटना है पिछले साल, या काकोरी है कहाँ पे, तो यूपी में है, और यूपी के सीएम को पता ही आपको नाम बदलने में माहिर हैं। तो उन्होंने बोला कि काकोरी षड्यंत्र कांड इसका जो नाम था, तो कांड शब्द से उनको आपत्ति थी, उनको लगा कि कांड शब्द ठीक नहीं है, इसको बदला जाए, और काकोरी ट्रेन एक्शन नाम रखा गया। अब देखिए नाम बदलने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बदलिए, कुछ भी नाम बदलिए, लेकिन यह हिस्ट्री का पार्ट है और इसका नाम हिस्टोरियन के सुझाव पे बदला जाए तो सही है। क्योंकि हिस्ट्री में किसी भी नाम का एक अपना इम्पोर्टेंस होता है, एक जिक्र होता है। लेकिन यह बदला कैसे गया, तो सीएम साहब को कुछ अधिकारियों ने बताया कि सर इसका नाम बदल दीजिए, और सीएम साहब ने नाम बदल दिया। हालांकि अब अधिकारी बताए कि सीएम साहब का अपना ही सुझाव था, ये अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हिस्ट्री में सुधार कर रहे हैं तो कल्चर मिनिस्ट्री है आपका, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है आपका, थोड़ा सा वहाँ से आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट किस लिए होता है। जब आप ही सब काम कर लेंगे तो कल्चर मिनिस्ट्री को फेंक दीजिए, उठा के बंद कर दीजिए उसको, है ना। तो ये थोड़ा ठीक नहीं है, नाम बदल, हालांकि काकोरी ट्रेन एक्शन नाम सही है, नाम से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रक्रिया भी ठीक होनी चाहिए। हर काम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ही कर रहे, वो डेमोक्रेसी में सही नहीं होती है। हर डिपार्टमेंट का भी काम करने का अपना तरीका होता है, और हर डिपार्टमेंट काम करे तब डेमोक्रेसी अच्छी होती है। हर काम पीएमओ और सीएमओ से ठीक नहीं होता है। तो थोड़ा सा ये था। तो अगर नया नाम, अगर आपसे इस पर क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि अब नया नाम हो गया, अब जितने बुक प्रिंट होंगे तो शायद यही नाम से आएगा, ठीक है। तो चलिए ये सब हो गया। अब हम देख लेते हैं, अभी हमने HRA देखा था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, अब हम HSRA देखते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें सिर्फ एकमात्र शब्द जुड़ जाएगा और वह हो जाएगा सोशलिस्ट।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इसका नाम हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, इसकी स्थापना होगी 1928 में। इसकी स्थापना होगी कहाँ पे? दिल्ली में। और दिल्ली में कहाँ? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में। और इस स्टेडियम का नाम अभी बदल के क्या रखा गया है? अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है, आप थोड़ा सा याद रखेंगे कि अगर HSR पूछ दिया जाए कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना अरुण जेटली स्टेडियम में हुआ था, तो आप उसको गलत नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि अरुण जेटली अभी क्या, और वो मतलब एंशियंट क्या मॉडर्न की बात हो रही, मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो रही है, तो थोड़ा सा नाम को याद रखेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, दिल्ली में हुआ है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में हुआ है। अब इसकी संस्थापक कौन बनेंगे? तो इसके संस्थापक बनेंगे चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद। और देखिए HSRA पे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद इसकी स्थापना करेंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में अगर हम बताएं तो यह लाहौर षड्यंत्र और साथ में काकोरी षड्यंत्र, ये दोनों में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन दोनों में एक कभी भी नहीं पकड़े जाएंगे, अंग्रेज़ों के चंगुल में आएंगे ही नहीं। और लास्ट में इलाहाबाद में एक जगह है, इलाहाबाद में एक जगह है अल्फ्रेड पार्क, वहाँ पे एक व्यक्ति के मुखबिरी से ये जब अल्फ्रेड पार्क में इन करेंगे तब तक चारों तरफ से पुलिस घेर लेंगे इनको, ब्रिटिश पुलिस इनको घेर लेगी और वहाँ पे फंस जाएंगे। तो शुरुआत में तो ये संघर्ष करेंगे, लेकिन जब लास्ट एक गोली बचेगा इनके रिवॉल्वर का तो अपने माथे पे लगाएंगे और भारत माता को प्रणाम करके अपने माथा पे गोली मार लेंगे और अपनी गोली से ही मर जाएंगे। मतलब अंग्रेज़ों के हाथ एक कभी नहीं आएंगे, इनका ये उदाहरण रहा है। और इस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन ऐसे क्रांतिकारी थे जो कभी भी अंग्रेज़ों का हाथ नहीं पकड़े गए, हमेशा फरार रहे। ठीक है, और यह जो अल्फ्रेड पार्क है ये भी इलाहाबाद में इलाहाबाद में है, मतलब यूपी में है। और यूपी में है तो योगी जी के अंडर में भी आता है, तो योगी जी इसका नाम बदल दिए और इसका नाम रख दिए चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। अभी 23 जुलाई को इनका 116वां जन्मदिवस मनाया गया था। तो ये नाम पिछले साल बदला गया था, पिछले या उसके पिछले साल बदला गया था, शायद 115 में 2021 में शायद बदला गया था नाम। ठीक है, तो वो ज़रूरी नहीं है, आप इतना जानिए कि इनका नाम बदल के अब रख दिया गया है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क या आज़ाद पार्क, दोनों कहा जाता है इनको। अब अल्फ्रेड पार्क पुराने बुक में लिखा रहता है, लेकिन नया बुक अगर आप देखेंगे तो चंद्रशेखर आज़ाद या आज़ाद पार्क लिखा रहता है। ठीक है, अब देखिए इसका एम क्या था। ये जो HSRA बना रहे हैं इनका कुछ एम होगा। इनका एम है समाजवादी गणतंत्र राज्य की स्थापना करना। यह जो टर्म है आप याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में यह पूछा गया है कि HSRA बनता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनता है, इसका लक्ष्य क्या है? तो ये इसका लक्ष्य यही है। ठीक है, HSRA बन गया। अब थोड़ा सा अगर हम यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी में थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। एक जगह है अवध, और अवध में क्या होगा? अवध का एक नवाब है और यह नवाब जो है अंतिम नवाब है। इसका नाम है वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह नवाब है और यह एक शायरी लिखेगा। उस शायरी को जितने उसमें के क्रांतिकारी लोग हैं गुनगुनाएंगे। जब भी कोई आंदोलन छेड़ेंगे तो अपने स्लोगन के रूप में यूज़ करेंगे। जब भी फांसी पे लटकेंगे तो उसके पहले भी लोग गुनगुनाएंगे। देखिए जो स्लोगन होता है या गाना होता है ये एक नेशनलिज्म बढ़ाने का प्रतीक होता है। उसी तरह एक शायरी है जो वाजिद अली शाह लिखा है और यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा है। तो यह शायरी क्या है? इसका शायरी 2 लाइन का ही है। दरो दीवार पे हसरत की नज़र रखते हैं,
खुश रहो, अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। यह जो शायरी है ये वाजिद अली शाह द्वारा लिखा गया है और यह जितने भी उसमें क्रांतिकारी थे सारे लोग गुनगुनाते थे। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि यह शायरी किस नवाब के द्वारा लिखा गया है, किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है। तो आप याद रखेंगे इसका नाम है वाजिद अली शाह, जो कि अवध का अंतिम नवाब है। ठीक है, तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट। अब चलिए थोड़ा सा आगे और भी है, उसको भी हम देख लेते हैं। अब देखिए मेन इम्पोर्टेंट चीज़ आता है भगत सिंह। भगत सिंह जो है यह हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में देखा जाए तो सबसे बड़े क्रांतिकारी में आते हैं। गांधी नो डाउट सबसे बड़े लीडर हैं और सबसे लास्ट तक रहते हैं, उनके नेतृत्व में देश आज़ाद होता है। लेकिन भगत सिंह ऐसे क्रांतिकारी हैं जो अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देते हैं। और देखिए फांसी तो उसमें बहुत लोगों का हुआ और कोई ऐसा महीना, कोई ऐसा साल नहीं था जिसमें कुछ लोगों को फांसी नहीं होती थी। लेकिन भगत सिंह की जो फांसी थी, इनकी फांसी एक लोगों में जोश दिलाने के लिए और नेशनलिज्म बढ़ाने के लिए एक इतनी बड़ी फांसी हुई कि यह इन्होंने एक मिसाल पैदा कर दी कि हम जो ऐसे व्यक्ति हैं जो फांसी से नहीं डरते हैं, हम आज़ादी के लिए अपने आप को कुर्बानी देने को तैयार हैं। और ये लास्ट तक इनके आप मूवी देखे होंगे, चाहे इनका बुक आप पढ़े होंगे, उसमें आप देखते हैं कि ये फांसी के फंदा को चूमते हैं और भारत माता की जय बोल के फांसी लगाते हैं। तो इनका जो एक जुनून है, जो पैशन है, वो कहीं ना कहीं लोगों में नेशनलिज्म बढ़ाने का एक बहुत बड़ा योगदान दिया। इसीलिए भगत सिंह का जो नाम है सबसे ऊपर में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाता है। तो भगत सिंह के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। वैसे तो भगत सिंह पे इनका जो आइडियोलॉजी है इस पर एक लेक्चर, एक क्या 2-3 लेक्चर कराया जा सकता है। हम भगत सिंह की आइडियोलॉजी को हम एक बार डिटेल में लेके आएंगे। आज हम उन टॉपिक को देखेंगे जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर भी 1-2 बात मैं बता देता हूँ। भगत सिंह एक ऐसे परिवार से पैदा हुए थे जो काफ़ी एक ज़मींदार परिवार था पंजाब में। और इनके जो बाबा थे, इनके जो ग्रैंडफादर थे, वह एक सोशल एक्टिविस्ट थे, मतलब समाज सुधारक थे। और समाज सुधारक इन द सेंस इस तरीके से थे कि हरिजन के प्रति समाज में एक जो अछूत लोग हैं, मतलब नीचे वर्ग के जो लोग हैं समाज में, उसमें एक हीन भावना से उनको देखा जाता था। एक बार घटना हुआ कि इनके गांव का कोई आदमी था, इनके हम बाबा का भी जिक्र कर रहे हैं, इनके बाबा के साथ एक घटना हुआ कि गांव के भगत सिंह के गांव में कुछ लोग था। तो एक किसी अछूत के द्वारा कुछ काम हो गया, तो लोगों ने कहा कि अब तो इसको मतलब कि पानी भरने से बाहर कर दिया जाएगा, गांव से निकाला घोषित कर दिया जाता था उस टाइम में। तो इनके बाबा ने क्या किया कि गांव में कुआं बन रहा था, ठीक है। कुआं में बहुत मजदूर लगे हुए थे, लगभग 50-60 के करीब में मजदूर लगे हुए थे। इनके बाबा ने क्या किया कि गांव से खाना बन के और यहाँ तक जाना था। तो भगत सिंह के जो बाबा थे बोले कि 10-15 जो अछूत लोग थे उनको बुलाए और बोले कि खाना तुम लोग लेके चलो। ये लोग खाना लेके यहाँ तक गया और इन लोग जब मजदूर वहाँ जो थे, मजदूर तो हर वर्ग का लोग था, हर क्लास का लोग था, उसमें सवर्ण और दलित सब थे। इन सब ने, जो मजदूर था, सब ने खाना खा लिया, भूख लगा थे, लोग खाना खा लिया। जब खाना खा लिए लोग, तब भगत सिंह के बाबा बोले कि आप लोग जो खाना खाए हैं वो सब दलित लेके आए थे, आप सब खाना खा लिए हैं, तो अब आप सबको गांव से निकाला घोषित कर दिया जाएगा, आप कुएं में पानी नहीं भर सकते हैं और आप सामाजिक बहिष्कार आप लोगों का हो जाएगा। यह समझाने के लिए उन्होंने किया था। और इस घटना से वहाँ पे लोगों को ऐसी सीख मिली कि जो गांव था इनका, जो बंगा इनका गांव था, भगत सिंह का गांव का नाम था बंगा, जो पाकिस्तान में है। बंगा गांव में उसके बाद से हम देखते हैं कि छुआछूत और जो दलित और सवर्ण का जो मतलब अंतर था ख़त्म हो गया। और यही बताने के इनके बाबा ने यह खेद रचा था और यह सफल हो गए। तो देखिए कितनी बड़ी बात है। तो ये समाज सुधारक इनके बाबा थे। अगर हम इनके पिता की बात करें तो इनके पिताजी क्रांतिकारी थे। और जिस दिन भगत सिंह का जन्म होता है, इनका जन्म होता है 28 सितंबर 1907 को। और इस दिन शाम को, जिस दिन भगत सिंह का जन्म हुआ, उसी दिन इनके पिता और इनके चाचा को अंग्रेज़ों ने जेल से छोड़ा। ये नहीं कि भगत सिंह पैदा हुए हैं,
इस आधार पे नहीं, उस दिन इनकी सदा पूरी हो जाती है। तो भगत सिंह की जो दादी थी, भगत सिंह की दादी बोलती है कि बहुत भाग्य वाला पुत्र पैदा हुआ है कि जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन इसके बाप और चाचा जेल से छूट के आते हैं। तो भाग्य वाले पुत्र के नाम से, भाग्य से इनका नाम रखा गया भगत, ठीक है। और इनका नाम पड़ा भगत सिंह। इनको शुरू में लोग बोलते थे बहुत भाग्यशाली लड़का है, और बाद में जब होते हैं तो बहुत ओजस्वी होते हैं। हालांकि पढ़ने लिखने में भगत सिंह बहुत तेज़ तरार और बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत तेज़ थे पढ़ने में, टॉपर रहे हैं। और स्मार्ट भी भगत सिंह बहुत थे, चाहते थे उसमें बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इनका पैशन कुछ और था। तो चलिए हम भगत सिंह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म होता है बंगा गाँव है, जो कि कहाँ पर अभी है, पाकिस्तान में। और भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको जितनी इज्जत भारत में मिलती है उतना ही इज्जत पाकिस्तान में मिलती है। हर साल इनके जो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी लगी, तो 23 मार्च को हर साल वहाँ पे पाकिस्तान में जो इनका जगह है, इनका स्मारक बना है फिरोजपुर में। फिरोजपुर जो पाकिस्तान में है, वहाँ पे स्मारक बना है इनका। और हर साल देखेंगे वहाँ पे 23 मार्च को बड़े धूमधाम से वहाँ पे लोग आते हैं, इनको याद करते हैं। और इनकी मतलब अगर देखिए, भारत में जो भी जैसे नेहरू हैं, गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, इन लोगों का पाकिस्तान में उतना वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये लोग तो विरोधी मानता है इन लोगों को। लेकिन भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनको भारत में भी तवज्जो मिलता है, पाकिस्तान में भी तवज्जो मिलता है, और एक दोनों देशों के बीच में एक बहुत अद्भुत इनका मिसाल कायम है। तो ये सब इनकी बात थी भगत सिंह का। तो देखिए, अब भगत सिंह जो है ये इतने बड़े क्रांतिकारी हैं कि ये समाज की बात करते हैं, ये समाज में एक रूपता की बात करते हैं। देखिए, उसमें जितने नेता हैं, सारे नेता कहते हैं कि हमें आज़ादी कैसे चाहिए, हम अंग्रेज़ों से आज़ादी लड़ेंगे। लेकिन भगत सिंह बात करते हैं कि हम आज़ाद भारत में कैसे रहेंगे, हमारा आज़ाद भारत कैसे होगा। ये अगर गोरे चले गए तो काले अंग्रेज़ यहाँ पे उसकी जगह राज करेंगे, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ बदलने वाली नहीं हैं। और जो ये आर्टिकल लिखेंगे उसमें 21-22 साल की उम्र में भगत सिंह आर्टिकल लिखेंगे, और उसमें आर्टिकल लिखेंगे और नेहरू तो नहीं, उसमें गांधी आर्टिकल लिख रहे होते हैं, और गांधी के आर्टिकल को ये ध्वस्त करते नजर आएंगे। इतने बड़े क्रांतिकारी विचार रखेंगे अपने। और यह जाति व्यवस्था की बात करेंगे, जाति व्यवस्था की बात करेंगे। उसमें अगर देखेंगे तो साउथ इंडिया में तो फुले हैं, अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले हैं, अम्बेडकर हैं, पेरियार हैं, ये सब जाति व्यवस्था की बात करते हैं कि जाति व्यवस्था में ऊंच और नीच की भावना है, उसको बराबर रखना चाहिए, इक्वलिटी की बात करते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया बेल्ट में आप देखेंगे उसमें कोई ऐसा क्रांतिकारी नेता नहीं है जो कि जाति संप्रदाय की बात करे, एक रूपता की बात करे, हर धर्म को लेकर चलने की बात करे। यह काम सबसे पहले भगत सिंह उठा के करते हैं, इसलिए भगत सिंह को इतना तवज्जो दिया जाता है, क्योंकि उनके विचार बहुत क्रांतिकारी थे। तीसरा, भगत सिंह सांप्रदायिकता की बात करते हैं। देखिए, सांप्रदायिकता ऐसा टॉपिक है जो अभी भी नेताओं के सामने अगर पत्रकार कोई माइक लगा देता है और सांप्रदायिकता पे बात करता है, तो कहीं ना कहीं अगर वो बोलते नहीं हैं, अगर बोल देते हैं तो या तो हिंदू धर्म की तरफ चले जाएंगे, नहीं तो मुस्लिम की तरफ चले जाएंगे। मतलब बैलेंस्ड बात अभी नेता नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांप्रदायिकता ऐसा टॉपिक है जिस पर अगर कोई भी बात करेगा, अगर बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होगा तो फिर वो किसी न किसी धर्म की तरफ चला जाएगा। लेकिन जो भगत सिंह है उसमें सांप्रदायिकता पे अपना आर्टिकल लिखते हैं। उनका 2 आर्टिकल बहुत फेमस होता है। एक आर्टिकल में कहते हैं कि सांप्रदायिकता होता क्यों है, और दूसरा आर्टिकल में लिखते हैं कि सांप्रदायिकता का निदान क्या है, इसका उपचार क्या है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। और यह ऐसे ऐसे टॉपिक उठाते हैं ना, जिस टॉपिक पे बात करने से उसमें बड़े बड़े नेता डरते हैं। लेकिन उस टॉपिक को भगत सिंह 20-21 साल की उम्र में यूं ही आर्टिकल छापते हैं और पूरे दुनिया में छा जाते हैं। भारत में इनकी बहुत, हर धर्म के लोग, हर वर्ग के लोग इनके फ़ैन हो जाते हैं, इनके आइडियोलॉजी के फ़ैन हो जाते हैं। और देखिए, गांधी और भगत सिंह के बारे में कहा जाता है कि दोनों में विरोध था, ये दोनों में कोई विरोध नहीं था। भगत सिंह कई बार गांधी जब आंदोलन वापस लेते हैं, चाहे गांधी का कोई आंदोलन होता है, तो भगत सिंह कई बार लिखते हैं कि प्रिय बापू, मैं आपको लीडर मानता हूं, लेकिन मैं आपकी बातों से, आपके आंदोलन के तरीक़ों से सहमत नहीं हूं। अगर आप ऐसा करें तो ये हो जाएगा। मतलब अपना एक सुझाव रखते हैं और बोलते हैं कि आपका ऐसा ही प्यार मुझे मिलता रहे, आपका भगत सिंह, ऐसे करके लेटर लिखते हैं। और गांधी उस लेटर का रिप्लाई देते हैं और अपने रिप्लाई में लिखते हैं कि प्रिय भगत सिंह, तुम नौजवान हो और तुम्हारे जैसे
जुनून और जज्बे की भारत के नौजवानों को ज़रूरत है, तुम इस देश के नौजवानों के आइकॉन हो, इस तरीके से लिखते हैं गांधी। और कहते हैं कि लेकिन तुम्हारा जो काम करने का तरीका है बहुत ही जोशीला है, और इस तरीके से हम हिंसा के रास्ते से आज़ादी तो ले लेंगे, लेकिन वो आज़ादी कोरी कल्पना होगी, हमें अहिंसा के राह पे ही चलना होगा। देखिए और फिर लिखते हैं कि तुम्हारा प्रिय बापू। मतलब दोनों के अगर आप लेटर पढ़ेंगे ना तो लगेगा कि कितना उन लोगों में प्रेम है, और एक दूसरे को तर्क को कितने मतलब तर्क के आधार पे काटते हैं, और फिर दोनों का स्नेह भी बहुत अच्छा है। तो आपको कभी टाइम वगैरह मिले तो उन दोनों का लेटर पढ़ेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। नेहरू के साथ भी उनका 1-2 लेटर है। नेहरू उनसे जेल में मिलने भी जाते हैं भगत सिंह से। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने इस पर संसद में झूठ बोल दिया था कि नेहरू जी कांग्रेस का कोई नेता भगत सिंह से मिलने नहीं गया, हालांकि बहुत सारे नेता गए थे मिलने, जवाहरलाल नेहरू खुद गए थे। तो आजकल जो हिस्ट्री है उसको कंट्रोवर्शियल बना के किया जाता है, और सदन में झूठ बोलना तो अपराध के बराबर, और प्रधानमंत्री अगर झूठ बोले तो कितना बड़ा अपराध है, मान सकते हैं। खैर छोड़िए, वो अलग बात है। थोड़ा सा हिस्ट्री को बहुत हटा के और तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है, जो ऐसा नहीं है। और देखिए ये सब ऐसा नहीं कि उन लोग को पता नहीं, वो लोग बोलता है, उन लोग को सब पता है ना। नहीं भी पता है फिर भी लोग झूठ बोलते, क्योंकि उनको पता है ना कि हमको जो देख रहा है ना वो खुद हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, तो मान ही लेगा। और झूठ बोलते 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 कुछ चीज़ें सच मानी जा सकती है, तो वो सब जो कंट्रोवर्सी उस पर हम नहीं जाएंगे। तो इनका एक बहुत फेमस बुक है भगत सिंह का, बुक का नाम है वाई आई एम एन एथिस्ट। ये हिस्ट्री होगा ना, वाई आई एम एन एथिस्ट इनका एक बुक है। इसमें बताते हैं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, और धर्म के बारे में मतलब धर्म को ये नहीं मानते हैं, ये इनका एक अपना आइडियोलॉजी है, इस पर हम कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। आप देखेंगे भगत सिंह हमेशा एक नारा लगाएंगे, इनका नारा है इनकलाब जिंदाबाद। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब का अर्थ क्या है? इनकलाब का अर्थ यहाँ पे है कि भगत सिंह इनकलाब का मतलब कहते हैं कि हम अभी जो हमारा सिस्टम है आमूल चूर्ण परिवर्तन चाहते हैं इसमें। मतलब सामाजिक रूप से जो हमारा जो भारत है अभी जकड़ा हुआ है, राजनीतिक रूप से सबको इक्वलिटी नहीं मिला है, सबको बराबरी का अधिकार नहीं मिला है। एक समाजवाद की बात करते हैं, बोलते हैं कि ये अधिकार सबको नहीं मिला है, और आर्थिक रूप से अभी तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। तो ये कहते हैं कि इनकलाब का अर्थ है कि आमूल चूर्ण परिवर्तन चाहिए हमको समाज में, तब हमारा भारत जो होगा एक बेहतर भारत होगा। और यह इनकलाब जिंदाबाद जो स्लोगन है, इसको लिखते कौन है? मौलवी हसरत मोहानी। इसको लिखा है हसरत मोहानी ने, और लेकिन इसको फेमस करते हैं, इनकलाब जिंदाबाद को फेमस करते हैं भगत सिंह। ठीक है, तो इस दोनों पे क्वेश्चन बनता है, आप इसको थोड़ा याद रखेंगे। 1926 में भगत सिंह क्या करेंगे? एक बनाएंगे नौजवान भारत सभा, और यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना कब हुई है, किसने किया है, ये सब पूछा है, आप याद रखेंगे। भगत सिंह के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये क्या करेंगे? 8 अप्रैल 1929 को ये सेंट्रल असेंबली जो होगा, केंद्रीय विधानसभा में, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकेंगे। और इनके साथ कौन रहेंगे? तो ये रहेंगे भगत सिंह रहेंगे, और इनके साथ रहेंगे बटुकेश्वर दत्त। और जब यहाँ पे केंद्रीय असेंबली में जब बम फेंकेंगे तो बिहार से यहाँ पे अनुग्रह नारायण भी उस असेंबली में शामिल होंगे। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो बिहार के जो नेता अनुग्रह नारायण ये शामिल रहेंगे, उसमें बैठे रहेंगे। और ट्रेड डिस्प्यूट की बात, बिल पे बात चल रही होगी, उसी टाइम में जाएंगे। और देखिए ये जो असेंबली है ना, यहाँ पे लोग रहेगा, इधर में लोग बैठे रहेगा। जो खाली प्लेस है, ये खाली, यहाँ से बम फेंकेंगे खाली प्लेस पे,
तो और भगत सिंह वहाँ पे अपनी गिरफ्तारी दे देंगे। तो जब इनसे कोर्ट में पूछा जाएगा आपने बम क्यों फेंका, तो भगत सिंह कहते हैं कि हमने किसी की हत्या करने के लिए बम नहीं फेंका। अगर हमको किसी की हत्या करनी होती तो जहाँ पे लोग बैठे थे वहाँ पे बम फेंकते, लेकिन हमने खाली प्लेस पे बम फेंका। हम बाहरी सरकार को सुनाना चाहते थे कि हमारी आवाज़ को सुनो, और यह बाहर में आंदोलन करने पर नहीं सुन पा रही थी, इसे हम असेंबली में जाके सरकार के सामने हम खाली प्लेस में बम फेंके हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य था कि बाहरी सरकार को हम मतलब सुनाएं। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ था, किसी की जान माल, कोई बेहोश नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन यह असेंबली में जाना, बम फेंकना अपने आप में थोड़ी जो घटना है मतलब अच्छी घटना नहीं है। लेकिन भगत सिंह की भावना ये थी कि हम बाहरी जो सरकार है, अंग्रेज़ जो है, हम उनको अपने बातों से आकर्षित मैंने अपनी मुद्दा जो है उनके प्रति उनको आकर्षित करें और कुछ करें। लेकिन वहाँ पे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, दोनों को जेल में डाल दिया जाएगा। यह घटना अभी चल रही होती है। तभी तक क्या होगा कि एक जो घटना इसके पहले वो लाहौर षड्यंत्र की घटना हुई थी, वो केस खुल जाएगा। लाहौर षड्यंत्र क्या हुआ रहता है? लाहौर षड्यंत्र आप देखेंगे 1928 में हमने आपको बताया था कि साइमन कमीशन आता है। फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बम्बई आएगा। बम्बई से जब साइमन कमीशन लाहौर में आएगा तो लाहौर में नेतृत्व कर रहे हैं लाला लाजपत राय, और लाला लाजपत राय पे लाठी बरसाएगा साइमन कमीशन के द्वारा, पुलिस के द्वारा, और लाला लाजपत राय की उस लाठी चार्ज में मौत हो जाएगी। तो अब इनको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि जेम्स ए स्कॉट जो है, भगत सिंह को लगेगा कि जेम्स ए स्कॉट जो है उसी के कहने पे इनडायरेक्ट वही जिम्मेदार है जो लाठी चार्ज का परमिशन देता है, और इसी को मारने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों एक योजना बनाएंगे। लेकिन जब योजना बना के मारने जाएंगे तो गलती से जेम्स ए स्कॉट को नहीं मारेंगे, इनके जगह पे जॉन पी सैंडर्स मर जाएगा। जॉन पी सैंडर्स मतलब सैंडर्स मर जाएगा। और देखिए गलती, मारने जाएंगे जेम्स ए स्कॉट को, लेकिन मर जाएगा सैंडर्स मर जाएगा। और यही जो सैंडर्स का मामला, ये जो मृत्यु हो जाएगी, तो इसका केस चलेगा, और लाहौर में लाहौर षड्यंत्र के नाम से इस केस को जानते हैं, और यही केस खुल जाएगा। ठीक है। और साथ में सैंडर्स के साथ में एक चाचन सिंह कांस्टेबल है जो सैंडर्स का अंगरक्षक है, मतलब गार्ड है, वो दौड़ के पकड़ेगा, भगत सिंह को पकड़ने के लिए दौड़ेगा। तब तक भगत सिंह इसको भी गोली मार देंगे, चाचन सिंह को, ये भी मर जाएगा, ये दोनों लोग मर जाएगा। और बाद में इनको गिरफ्तार, बाद में इन पे हत्या का मुकदमा चलेगा, और लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से इसको जानते हैं। यह घटना अभी, यह केस चल ही रहा होता है, तब तक भगत सिंह केंद्रीय सेंट्रल असेंबली में बम गिरा देंगे और ये अपने आप को गिरफ्तार हो जाएंगे, और भगत सिंह उसमें जेल में रहेंगे। तब तक लाहौर षड्यंत्र केस पे डिसीजन आ जाएगा कि इनको फांसी की सज़ा दी जाती है। तो आप चीज़ एक याद रखेंगे कि भगत सिंह को फांसी लाहौर षड्यंत्र केस में हुई है, और सैंडर्स हत्या के मामले में हुई है। यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। जेल में गए हैं किस मामले में? सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के मामले में। लेकिन वहाँ पे रहते हैं, तब तक लाहौर कॉन्स्पिरेसी वाला केस खुल जाएगा जो सैंडर्स हत्या के मामले में था, और उसी में इनकी फांसी होगी। और इनकी 23 मार्च 1931 को फांसी होगा। और इस फांसी में देखेंगे गांधी का अपना रोल है क्या है, और कराची अधिवेशन, ये 2-3 टॉपिक है, इसको हम डिटेल में थोड़ा सा बाद में देखेंगे। इस टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इसमें हम देखेंगे 3 लोगों को फांसी होगी, वो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। और इन तीनों की जो मतलब फांसी होगी, ये जो घटना है अपने आप में गजब हृदय विदारक है। और लोगों में जो ये आक्रोश होगा, लोगों में जो नेशनलिज्म की ये फीलिंग देगी, मतलब पूरे मॉडर्न इंडिया में कहा जाए तो इस घटना से ज़्यादा नेशनलिज्म की फीलिंग किसी घटना ने नहीं देगी। और यही जो घटना है भगत सिंह को भगत सिंह बनाता है, और यह एक ऐसा माइलस्टोन वर्क करते हैं। भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में पेश आते हैं अपने पूरे जीवन काल में कि भगत सिंह को एक, जब भी रिवोल्यूशनरी की बात की जाती है या किसी भी फ्रीडम फाइटर में
अगर देखा जाए तो भगत सिंह की बात की जाती है तो इनका रोल सबसे ऊपर रखा जाता है, क्योंकि इन्होंने मौत को भी बिल्कुल हंस के अपने गले लगाया और फांसी के फंदे को चूमते हैं और भारत माता की जय बोल के मौत को गले लगाते हैं। ये अपने आप में यह भारतीय सपूत के लिए एक अद्वितीय क्षण है और ऐसा पहले न कभी हुआ था न कभी बाद में हुआ था। यह एकमात्र भगत सिंह ही कर सकते थे और यह एक अपवाद है, इसीलिए इनका जो श्रेय है सबसे पहले इनका नाम लिया जाता है और इनका जो सर्वोच्च योगदान है हमेशा याद रखा जाता है। और भारत में नहीं, जैसा मैंने बताया कि पाकिस्तान में भी इनको बड़े तवज्जो से देखा जाता है और इनका जो फिरोजपुर इनका स्मारक बना है, चाहे यहाँ इनका जो बंगा गांव है जो पाकिस्तान में, इसको पाकिस्तान की सरकार ने जो धरोहर होता है उसको घोषित किया है और उसको बनवाने का काम किया है। और मतलब बड़े अच्छे से पाकिस्तान की सरकार ने इनके स्मारक को, चाहे इनका गांव है उसको बड़े अच्छे से संजो के रखा है, अपने स्मारक के रूप में रखा है। तो इसमें पाकिस्तान की सरकार को भी मतलब तारीफ़ होनी चाहिए, है ना। तो ये सब बातें हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं और कुछ। देखिए लाहौर, अगर आप एग्ज़ाम में पढ़ेंगे, थोड़ा लाहौर षड्यंत्र से एक चीज़ और याद आ गया, अगर आप एग्ज़ाम में पढ़ेंगे तो लाहौर षड्यंत्र 2 बार हुआ है। लाहौर षड्यंत्र 2 बार हुआ है, यह दूसरा षड्यंत्र कहा जाता है। एक बार इसके पहले लाहौर षड्यंत्र होता है 1916 में, ठीक है। मतलब लाहौर में उस समय कोर्ट था, वहाँ पे जो कॉन्स्पिरेसी के टाइप से जो केस चलता था उसको लाहौर षड्यंत्र कह दिया जाता था। तो एक घटना हुई थी 1916 में, तो आप थोड़ा याद रखेंगे। अगर एग्ज़ाम में आए लाहौर षड्यंत्र 1916 और 1900 ये हुआ है 1929-30 के टाइम में होता है, तो आप थोड़ा ये याद रखेंगे। और अनुशीलन समिति के बारे में जैसे हमने बता दिया, पी मित्रा करते हैं, ये पहले तो चर्चा हो ही गया है। पी मित्रा और वारिंदर घोष, अगर दोनों रहेंगे तो आप दोनों को मारेंगे, नहीं तो पी मित्रा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं चटगांव शस्त्रागार हमला ये क्या है। अगर हम चटगांव की बात करें, देखिए पी मित्रा में एक चीज़ यहाँ पे हम छूट गया। इनके जो समर्थन है, समर्थक करने वाले पी मित्रा के साथ में एक इनके साथ हैं हेमचंद्र कानूनगो। हेमचंद्र कानूनगो अनुशीलन समिति में साथ में रहते हैं पी मित्रा के साथ में। ये कौन है हेमचंद्र कानूनगो? ये बम विशेषज्ञ हैं। ये बम विशेषज्ञ बम बनाने में माहिर होते हैं और बम बनाने के सीखने के लिए यह 1907 में पेरिस जाते हैं। जब पेरिस जाने वाले होते हैं तो इनके पास कोई नौकरी चाकरी तो होती नहीं, इनके पास पैसा नहीं होता है, तो कलकत्ता में इनका जो घर है अपने घर को बेच देते हैं और वहाँ से जो पैसा आता है उसे पेरिस जाते हैं और पेरिस जाते हैं फिर वहाँ पे बम बनाना सीखते हैं और बम बना के आते हैं। तो भारत में क्रांतिकारी लोगों को सिखाते हैं कि बम वगैरह कैसे बनता है, वगैरह वगैरह तमाम बातें हैं। तो आपसे ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हेमचंद्र कानूनगो कौन थे? तो ये बम विशेषज्ञ थे या बम विशेषज्ञ में से कौन था? तो आप हेमचंद्र कानूनगो ये सब याद रखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा चटगांव के बारे में हम याद करेंगे। बंगाल में है चटगांव और वहाँ पे शस्त्रागार हमला, मतलब वहाँ पे जो पुलिस ब्रिटिशर्स जो पुलिस होती थी, अभी भी आप देखेंगे पुलिस का एक आर्म्स रखने का एक जगह होता है, वहाँ पे सारा आर्म्स रखा जाता है। तो ब्रिटिशर्स का जो आर्म्स रखने का सारा जगह था चटगांव में, वहीं पर कुछ क्रांतिकारी अटैक करते हैं, हमला बोलते हैं, डकैती करते हैं वहाँ। मतलब सारे इनको भी तो बंदूक चाहिए और कहाँ से बंदूक चाहिए, तो ये सोचते हैं कि अंग्रेज़ों का हम डकैती कर रहे हैं, उन्हीं से ले लें। तो ये चटगांव शस्त्रागार हमला इसको कहा जाता है। ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है लीडर जो है, इसमें इम्पोर्टेंट लीडर है सूर्य सेन। और इनको कभी कभी बुक में देखेंगे सूरज्या सेन करके लिखा जाता है। तो बंगाल वगैरह का जो बुक निकलता है ना, वहाँ पे इनको सूरज्या सेन नाम से भी कहा जाता है। और दूसरा द हीरो ऑफ चिटगांव के नाम से इनको जाना जाता है सूर्य सेन से। और दूसरे इनके साथ लीडर रहते हैं, वो रहते हैं कल्पना दत्त, ठीक है। कल्पना दत्त को पकड़ के ये पकड़ी जाएंगी पुलिस के द्वारा और इनको आजीवन कारावास हो जाएगा।
कल्पना दत्त को, ठीक है। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास हो जाएगा। 1930 के करीब में ये घटना होगा और सूर्यसेन इसके लीडर होंगे। देखिए इसमें भी अगर एक नाम दिया रहे तो सबसे पहले आप सूर्यसेन को मारेंगे, अगर 1 से 2 नाम रहे तो कल्पना दत्त को भी मारेंगे, तो ये दोनों साथ में थे, ठीक है। यहीं पे एक बात कर लेते हैं, एक जतिन दास थे, बंगाल की अगर बात हो रही है तो एक जतिन दास थे। जतिन दास लाहौर जो कॉन्स्पिरेसी हुआ था उसमें पकड़े गए थे, इनका भी रोल था लाहौर कॉन्स्पिरेसी में, लेकिन जब जेल में जाते हैं तो 64 दिन तक यह भूख हड़ताल करेंगे और बाद में इनकी फिर मृत्यु हो जाएगी। तो इनसे क्वेश्चन बनता है कि जतिन दास वो कौन व्यक्ति था जिसने 64 दिन तक भूख हड़ताल किया, फिर जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है, तो वह जतिन दास। आप थोड़ा से सब 1-2 लाइन के फैक्ट है, आप याद रखेंगे। एक है इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, हालांकि हमने इसको पहले बताया है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस हम पढ़ा रहे थे तो बता रहे थे कि 1888 में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना करते हैं सर सैयद अहमद खान और इसका एकमात्र उद्देश्य होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का विरोध करना। इस संस्था का एकमात्र उद्देश्य होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का विरोध करना। साथ में एक फैक्ट इसमें एक ये भी है कि एक है गोपीनाथ साहा, ये भी बहुत क्रांतिकारी हैं और गोपीनाथ साहा एक कलकत्ता का कमिश्नर है, कलकत्ता का कमिश्नर, बहुत क्रूर कमिश्नर है। इसका नाम है चार्ल्स टेगार्ट। ये कमिश्नर बहुत क्रूर है, इसको मारने के लिए यह गोपीनाथ साहा इसको मारने के लिए षड्यंत्र करेंगे, लेकिन जब मारने जाएंगे तो इनके जगह पे एक गलती से मार देंगे जो अर्नेस्ट डे, ठीक है। यह अंग्रेज है, यह नागरिक है, यह कोई ऑफिसर नहीं है। और देखिए मारने जाएंगे चार्ल्स टेगार्ट को, लेकिन गलती से पहचानने में मिस्टेक हो जाएगी और ये मार देंगे, गोपीनाथ साहा मार देंगे अर्नेस्ट डे को, जो कि अंग्रेज़ नागरिक है। तो इस पे इनको मतलब ये पकड़े जाएंगे, फिर इन पे कानूनी कार्रवाई होगी और इनको भी जेल वगैरह को जो भी होगा। लेकिन आप इससे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कौन सा व्यक्ति था जिसने कलकत्ता के कमिश्नर को मारने के लिए मतलब षड्यंत्र रचा या गोली मारी, तो आप याद रखेंगे गोपीनाथ साहा, ये भी क्रांतिकारी थे, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए अब तक तो हमने पुरुषों के बारे में पढ़ा, लेकिन महिलाएं कम थोड़े हैं, महिलाएं भी साथ में हैं। अब देखिए एक महिला है बीना दास। बीना दास बीए करके डिग्री लेने जाती हैं, जो गवर्नर है उसमें चांसलर है जो वीसी है, वीसी के पास जाती हैं डिग्री लेने, और जब वीसी के पास में जाती हैं तो उसको गोली मार देती हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सी महिला थी जिन्होंने चांसलर को गोली मार दी, तो वह है बीना दास। एक और लेडी हैं, उनका नाम है शांति घोष। ये तो गजब की हैं, गजब की क्रांतिकारी हैं। शांति घोष की अगर हम बात करें तो अभी 8वां क्लास में पढ़ रही होती है, 16-17 साल का उम्र रहता है, ठीक है। और ये त्रिपुरा का जो डीएम रहता है उसको ये गोली मार देते हैं। तो ये आप देखिए, अब आपको नाम में कन्फ्यूज़न हो सकता है। बीना दास वीसी को गोली मारती हैं और शांति घोष त्रिपुरा के डीएम को गोली मारती हैं। आपको हो सकता है एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न हो कि कौन बीना दास वीसी को गोली मारती हैं कि डीएम को गोली मारते हैं। आप एक से याद रखेंगे, बीना दास जो है बीए की डिग्री ले रहे हैं, B4 बीना दास B4 बीए की डिग्री ले रहे हैं। और बीए का डिग्री लेने के लिए कौन देता है डिग्री, कौन देता है? वीसी ही तो देगा। कलेक्टर डिग्री तो देता नहीं यूनिवर्सिटी में, वीसी ही देगा। आप इससे रिलेट कर लेंगे। और ये 8वां-10वां में है तो 8वां-10वां में कौन डिग्री, 8वां क्लास में तो ही है, तो 8वां क्लास में कौन डिग्री मिलता है? 8वां क्लास में डिग्री देने के लिए वीसी तो इनको आएगा नहीं, इनके कॉन्टेक्ट में आएगा डीएम। ये डीएम के पास जाती हैं, डीएम को गोली मार देते। तो ये थोड़ा सा आप रिलेट करके वहाँ पे कन्फ्यूज़न ना हो आपको, क्योंकि ये हमको कन्फ्यूज़न कई बार हो चुका है, तो हम इसी ट्रिक से याद किए, इसीलिए हम आपको बता दिए। तो ये था कुछ भारत में जो क्रांतिकारी हुए हैं उनके बारे में। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि भारत से बाहर भी कुछ क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो ही जा रहा है, लेकिन क्या करिएगा। एक इंडिया हाउस बनता है और इसको कहा जाता है कि विदेशी धरती पर
पहला संस्था बनेगा और इसका नाम है इंडिया हाउस। और इसी संस्था का एक और नाम है, इसका नाम है इंडियन होम रूल सोसाइटी। देखिए, होम रूल लीग जो था वो भारत में था, एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा चलाया गया था, लेकिन इंडिया हाउस, इंडियन होम रूल जो सोसाइटी बनेगा, यह विदेशी धरती पर बनने वाला पहला संस्था बनेगा। यह 1905 में बनेगा और यह कहाँ बनेगा? यह लंदन में बनेगा। यह कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया है, आप इसको खूब याद रखेंगे। इसको बनाता कौन है? इसको बनाएंगे श्यामजी कृष्ण वर्मा। अभी शायद 65 में इससे शायद क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको याद रखें। कई बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया, इस पर यूपीएससी भी क्वेश्चन बनाती है और बीपीएससी वगैरह सब बनाती है क्वेश्चन। तो यहाँ से एक मैगजीन निकलेगा, ये जो इंडिया हाउस है, वहाँ से एक मैगजीन निकलेगा। उस मैगजीन का नाम है द इंडियन सोशोलॉजिस्ट, एक मैगजीन है, यह मैगजीन है, आप इसे याद रखेंगे। और जो श्यामजी कृष्ण वर्मा है, लंदन में स्थापना करेंगे, फिर वहाँ से पेरिस जाएंगे और फिर वहाँ से ये जिनेवा जाएंगे। यह आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ यही याद रखें कि यह लंदन में संस्था बनती है। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा बनाते हैं, यह मैगजीन निकलता है। विदेशी धरती पर पहला संस्था है इंडिया हाउस या इंडियन होम रूल सोसाइटी, दोनों एक ही हैं। अब देखिए, तो लंदन में बनती है। अब दूसरा संस्था बनेगा, यह यूएसए में बनेगा। हर देश में संस्था उसमें बनेगा, लगभग जो जो इम्पोर्टेंट देश हैं, एक यूएसए में संस्था बनेगा। और यूएसए में जो संस्था बनेगा, इसका नाम है हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। यह जो संस्था बनेगी, यह एक अखबार निकालेगी, गदर अखबार निकालेगी। और यह गदर अखबार इतना फेमस होगा कि इस अखबार के नाम से ही वहाँ पे ये जो संस्था होगी, इस संस्था का नाम बदल के रख दिया जाएगा गदर पार्टी। और यह गदर पार्टी का नाम कब होगा? 1913 में नाम चेंज हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। और गदर पार्टी का पुराना नाम क्या था? तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, यही उसका पुराना नाम था। और इसको बनाता कौन है? इसको बनाता है यूएसए और कनाडा में उस समय बसे जो भारतीय हैं, इन लोगों के द्वारा बनाया जाएगा यह गदर पार्टी। ये कहाँ पे बनेगा? अब यूएसए में कहाँ पे बनेगा? तो यह जगह का नाम है सैन फ्रांसिस्को। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है? अगर हम यूएसए की बात करें तो वेस्टर्न, अगर ये मानते हैं यूएसए हो गया, तो वेस्टर्न कोस्ट पे है। ये थोड़ा ऊपर हो गया, नीचे में है, यहाँ पे है। मतलब आप याद रखें कि वेस्ट पार्ट पे है। यह एग्ज़ाम में पूछा गया है कि वेस्ट पार्ट में है फ्रांसिस्को। ठीक है, यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब देखिए, इसकी स्थापना करेंगे कौन? इसकी स्थापना करेंगे, ये है सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना इसकी स्थापना करेंगे और यही इसके बनेंगे पहले सभापति। पहले सभापति मतलब पहले अध्यक्ष बनेंगे इसके सोहन सिंह भाखना। और इसके बारे में कहा जाता है कि पथ प्रदर्शक, मतलब इसको बाद में लीड कौन करेगा? तो इसको बाद में लीड करेंगे लाला हरदयाल। और देखिए, यह जो नाम है, यह दोनों नाम आप याद रखेंगे। एग्ज़ाम में यह पूछा जाता है कि पहले सभापति कौन है? सोहन सिंह भाखना। और इसके पथ प्रदर्शक कौन है? तो वह है लाला हरदयाल। अगर देखिए, एग्ज़ाम में पूछा जाए कि गदर पार्टी की स्थापना किसने की, सबसे पहले सोहन सिंह भाखना नाम खोजेंगे। अगर वो नहीं मिला तो लाला हरदयाल भी मार देंगे। कई बार ये भी ऑप्शन में रहता है। दोनों में से अगर एक को चुनना हो तो सोहन सिंह भाखना चुनेंगे, लेकिन अगर बीपीएससी में आ गया कंडीशन तो हो सकता है वहाँ पे ई भी चला जाए। लेकिन अगर एक में चुनना हो तो सोहन सिंह भाखना ही चुनेंगे। ठीक है, ये तो हुआ लंदन और यूएसए में जब संस्थाएं बन रही है। अब अफ़गानिस्तान में भी एक संस्था बनेगी और अफ़गानिस्तान में संस्था बनाएगा 1915 में बनेगा। और इसको कौन बनाएगा? इनका नाम है महेंद्र प्रताप। और इनके साथ में रहेंगे, इनका नाम है बरकतुल्ला। और जब महेंद्र प्रताप
रहेंगे बनाएंगे संस्था तो यह अपने आप को राष्ट्रपति घोषित कर लेंगे और बरकतुल्ला को कहेंगे कि भाई तू आज से प्रधानमंत्री हो गया। ये राष्ट्रपति बन जाएंगे, बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाएंगे और अफगानिस्तान में जो सत्ता स्थापित करेंगे उसका लक्ष्य होगा कि गणतंत्रात्मक मतलब डेमोक्रेटिक सरकार बनाएंगे। और इनका मतलब होगा डेमोक्रेटिक सरकार बनाना। और इस जो सरकार बनेगी इसको उस समय जर्मनी और रूस से समर्थन भी मिल जाएगा। आपसे इसमें सिर्फ यही पूछा जाता है कि अफ़गानिस्तान में सरकार किसने बनाया? महेंद्र प्रताप, ठीक है, और बरकतुल्ला, इन दोनों ने बनाया। कब बनाया? 1915 में। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी सब चीज़ें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए 2-3 फैक्ट और हमारा बाकी है। ये अब जर्मनी की बात कर लेते हैं। जर्मनी में एक सबसे बड़ी फेमस लेडी हैं, इनका नाम है भीखाजी रुस्तम कामा। इन पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। यह यूरोप और यूएसए में क्रांति का समर्थन करेंगे। यूरोप और यूएसए में अपने क्रांति को बढ़ाएंगे, मतलब भारत के जो फ्रीडम स्ट्रगल है उनको बताएंगे लोगों को। लेकिन इनका सबसे बड़ा योगदान है 1907 में एक जगह है स्टूटगार्ड। ये कहाँ पे है? जर्मनी में है। और जर्मनी में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस का वहाँ पे बैठक होगा, उसमें पार्टिसिपेट करेंगी और वहाँ पे जाएंगी तो पहली बार ये तिरंगा फहराएंगी। वहीं पे पहली बार तिरंगा फहराएंगे स्टूटगार्ड में। यह एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये बहुत ओल्ड है। अपने ज़माने में इनको ओल्ड लेडी माना जाता था और इनको फ्रीडम स्ट्रगल में कहा जाए तो भारतीय क्रांति की माँ की संज्ञा इनको दिया गया है, या भारतीय क्रांति की जननी। माँ जननी ही होती है तो माँ कहिए या जननी कहिए, दोनों ऑप्शन सही है। भारतीय क्रांति की माँ या भारतीय क्रांति की जननी अगर किसी को दिया गया है या मतलब उपाधि दिया गया है तो वह है भीखाजी रुस्तम कामा। और स्टूटगार्ड में तिरंगा फहराती है पहली बार 1907 में। और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप थोड़ा सा याद रखेंगे। एक बना है इंडिपेंडेंस लीग। इंडिपेंडेंस लीग की हम बात करें, यह 1942 में बनता है। इसको बनाते हैं रास बिहारी बोस। और यह जो घटना है इसको हम जब भगत सिंह नहीं, सुभाष चंद्र बोस पढ़ेंगे तो वहाँ पे डिटेल में इसको हम थोड़ा सा करेंगे। यहाँ पे आप इतना याद रखिए कि इंडिपेंडेंस लीग बनाते हैं रास बिहारी बोस। और एक फैक्ट हमारा इम्पोर्टेंट है, मदन लाल ढींगरा जो बहुत क्रांतिकारी थे। मदन लाल ढींगरा करजन वायली की हत्या करेंगे 1908 में। ये करेंगे लंदन में। एग्ज़ाम में कई बार यह पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया है कि करजन वायली की हत्या किसने किया है? मदन लाल ढींगरा। कहाँ पे किया है, कब किया है? 1908 में किया है। ये सब क्वेश्चन देखिए, इसमें ज़्यादा डिटेल में घुस के एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आता है, डायरेक्ट आता है। इसलिए हमारा पढ़ने का तरीका भी यहाँ पे डायरेक्ट हो, चूँकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है। एक है ऊधम सिंह। ऊधम सिंह जो माइकल ओडायर जलियांवाला बाग से रिलेटेड है, उसकी हत्या करेंगे माइकल ओडायर की हत्या करेंगे। और लास्ट में इन दोनों को फांसी हो जाएगा, दोनों को इनको पकड़ के फांसी लगाया जाएगा। तो ये सब यही मतलब जो भारत के बाहर क्रांतिकारी था उनका ये संघर्ष था। ये 2-4 कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे। यह आपके लिए क्वेश्चन है कि पहली बार भारतीय तिरंगा स्टूटगार्ड में फहराया गया यह किस देश में स्थित है? आपका यहाँ पे ऑप्शन है, जो भी आपको करेक्ट आंसर लगे आप ऑप्शन के हिसाब से कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। और देखिए ये हमारा क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशन था जो अब ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे 1932। सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा ख़त्म हो गया दोनों। फिर यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे और 1947 के बीच में बहुत सारी घटनाएं होती हैं। अब यहीं से हम घटनाओं को देखेंगे और 3 से 4 लेक्चर में अब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। हमें आज़ादी मिल जाएगी, 1947 तक पहुंच जाएंगे तो फिर आज़ादी मिल जाएगी। और बाकी देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सारा टॉपिक है, हिस्ट्री इतना ही नहीं है। अगर देखा जाए तो सावरकर पे एक वीडियो बनेगा,
एक वीडियो भगत सिंह पे बन सकता है, एक क्या कई बन सकता है। तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको हम धीरे धीरे लेके आते रहेंगे और वो बाद में आएगा। अभी हम उन्हीं टॉपिक को हिट कर रहे हैं जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। और आप इस टॉपिक को पढ़िए, इस रिलेटेड टॉपिक से जाके बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको बनाइए और बताइए कि आप कितना क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में लिख के ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस होना ही मेन मकसद है। ठीक है, आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं वो मकसद नहीं है, आप परफॉर्म कितना कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है कि नहीं, यही मेन। देखिए, चेक करने का मतलब आप जो पढ़ रहे हैं वो चेक करने का यही मकसद होता है। यही सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पढ़िए, जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी का लगाइए। अगर बन जाता है तो ठीक है, आप सही पाथ पे हैं, और अगर बन जाता है तो हमें बताइए कितना क्वेश्चन बन रहा है, नहीं बन रहा है वही बताइए कहाँ कमी है, हम सुधार करेंगे, आप भी सुधार करिए, हम दोनों मिलकर सुधार करेंगे। यही प्रक्रिया होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।